So we are back with a new chapter of social studies from class 9, and that is the SPL first chapter, what is democracy and why democracy. Democracy is a certain term that we are learning from our very previous classes. It starts from 5th and 6th standard and still we are reading about the democracy. तो बात यहाँ पर आती है कि अब डेमोक्रेसी में ऐसा क्या पढ़ने जा रहे हैं जो कि हमें बहुत डिटेल में पढ़ने जैसा यहाँ पर मिले। तो हम लोग आज बात करेंगे डेमोक्रेसी के बारे में, डेमोक्रेसी क्यों जरूरी है और डेमोक्रेसी का ट्रू फॉर्म क्या है। यस, यू आर राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रू फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। अभी तक हम लोग केवल ये पढ़ते आ रहे हैं कि इट इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल, इस टाइप की कुछ डेफिनेशन हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। बट आज हम लोग उसको थोड़ा सा और उसका पोस्टमार्टम करेंगे, यानी कि उसको हम लोग और थोड़ा सा बाइफर्केट करके पढ़ेंगे और ओपन करके पढ़ेंगे। इसलिए जल्दी से जुड़ जाइए इस वीडियो के साथ में, एडुस्विच के साथ में, जहां पर आप लोग आज इस चैप्टर का पूरा पोस्टमार्टम देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट दैट व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। सबसे पहले तो ये टर्म डेमोक्रेसी, आखिर ये टर्म है क्या, चलिए इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है दैट डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब कुछ चीजें यहाँ पे फिर आ गई, एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पता होना चाहिए क्या होती है। गवर्नमेंट के बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं रूलर्स की। अरे यहाँ तो कोई राजा ही नहीं है, लेकिन यहाँ रूलर्स की बात कर रहे हैं। तो आखिर यहाँ पे रूलर कौन है? इलेक्टेड मतलब क्या है इलेक्ट करने का, किस बेसिस पर इलेक्ट किया जाता है, और पीपल, कौन से पीपल, क्या किसी बाउंड्री के अंदर वाले पीपल, बाउंड्री के बियॉन्ड जाकर के पीपल, कौन से लोग हैं जो यहाँ पर इस डेफिनेशन में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो यहाँ पे बड़ी सारी चीजें हमें इसी डेफिनेशन में मिल गई हैं जो कि हमें डेमोक्रेसी के बारे में पढ़नी है। तो हम लोग पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पीपल, ऑल्सो हेल्प्स स्टूडेंट टू डिमार्केट बिटवीन द डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो यहाँ पर इतना ही नहीं, हम बात करने जा रहे हैं गवर्नमेंट जो कि डेमोक्रेटिक है और जो कि नॉन डेमोक्रेटिक है। ध्यान दीजिएगा कि डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक के बीच में डिफरेंस क्या है, किसमें ज्यादा फायदा है, कौन ज्यादा ट्रू है, कौन ज्यादा एफिशिएंट है किसी भी देश के अंदर। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, जहां पर हम लोग डेमोक्रेसी को पूरी तरीके से बाइफर्केट करके पढ़ेंगे। Let's move forward. That is written over here in the NCERT. From the democratic government, take the example of Myanmar, where rulers were not elected by the people, those who were in charge of the army. बात आ गई किसकी? आर्मी की। तो म्यांमार हमारा एक पड़ोसी देश है, वहां पे हम देखते हैं कि वहां पर जो इंचार्ज होता है आर्मी का, वो सारी की सारी बागडोर ले लेता है। तो कहीं ना कहीं किसकी वजह से हो रहा है? ये हो रहा है पावर की वजह से, कि पावर सबसे ज्यादा किसके पास है? ऑब्वियस सी बात है, वो एक आर्म्ड फोर्स है, उसके पास ऐसी पावर है जो देश की रक्षा कर सकती है। और इसी वजह से उन्होंने वहां की जो पावर है, जो वहां की स्ट्रेंथ है, वो उन्होंने किसको दे रखी है? आर्मी को दे रखी है म्यांमार में। आगे देखते हैं, डिक्टेटर्स लाइक पिनोशेट इन चिले आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, दिस इज आल्सो अप्लाइज इन द मोनार्की। और जहां हमने हिटलर के बारे में बात की है, पिनोशे जो कि चिली या चिले बोलते हैं उसको, बहुत सारे लोग इसको चाइल्ड भी बोलते हैं, हम लोग चिली की बात करते हैं। चिली एक देश है, वहां पर पिनोशेट नाम का एक रूलर था, डिक्टेटर था। जर्मनी की बात करते हैं, जर्मनी में एक रूलर था जो कि हम लोगों ने अपने चैप्टर में पढ़ा हुआ है हिस्ट्री में, his name was हिटलर। और हम लोगों ने ये भी, अगर आपने पुरानी वीडियो देखी है, नहीं देखी तो जरूर देखिएगा, तो हम लोग उसमें पढ़ा था कि हिटलर जो है वो इलेक्टेड होकर के वहां का रूलर बन गया, लेकिन वो बना क्या? डिक्टेटर बना, वो डिक्टेटरशिप में आ गया। तो डिक्टेटरशिप कैसे आ गई? और म्यांमार में अगर आर्मी के साथ सारी पावर है, तो उनका हेड क्यों वहां की सारी पावर लेकर के उसके ऊपर रूल कर रहा है? तो बड़े सारे क्वेश्चन हमें आज भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे, लेकिन हम कुछ फीचर्स के बारे में यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारे पास कौन से फीचर्स हैं डेमोक्रेसी के। डेफिनेशन हमेशा याद रखिएगा, डेफिनेशन आपके साथ साथ चलेगी, लेकिन हम लोग बात करने जा रहे हैं कि हमारे पास कौन कौन से फीचर्स आ रहे हैं।
तो फीचर्स में हम लोग सबसे पहले करते हैं हु आर द रूलर्स। क्वेश्चन नंबर 1, हु आर द रूलर्स इन डेमोक्रेसी। हमने देखा एक जगह आर्मी का हेड रूलर है, हमने एक जगह देखा वहां पे इलेक्टेड पर्सन रूलर है, हमने यहाँ एक जगह हम लोग अभी और देखेंगे वहां पे क्या होगा, वहां पे जो प्रॉपर्टीड मैन है, प्रॉपर्टी जिसके पास सबसे ज्यादा है, पैसा जिसके पास है उसके पास है। लेकिन ये क्या है, क्या ये ट्रू फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को डिफाइन करते हैं या केवल रूलर बन के बैठ गए। नेक्स्ट वन, व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन। अगर हम बात करते हैं दैट रूलर्स हैज बीन चूज बाय द इलेक्शन, तो कौन सा इलेक्शन है जो कि एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन करता है। डेमोक्रेटिक मींस जहां के सबको वैल्यू दी जाए, सारे वोट्स काउंट किए जाए। तो ऐसा डेमोक्रेटिक इलेक्शन जो होता है वो क्या होता है, ट्रू इलेक्शन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दैट हु आर द पीपल हु कैन इलेक्ट द रूलर्स और गेट इलेक्टेड एज रूलर्स। कौन से लोग हैं जो कि रूलर को चूज करते हैं। जैसे एक जगह था वहां पे बताया था कि ओनली प्रॉपर्टीड मैन हैज राइट टू इलेक्ट फ्रांस में। वहां पे हम लोगों ने देखा केवल प्रॉपर्टीड मैन जो है वो इलेक्ट कर सकते हैं किसी भी कैंडिडेट को। तो वो कौन से लोग हैं जो इलेक्ट करते हैं और वो कौन से कैंडिडेट्स हैं जो इलेक्ट होते हैं, उनके बारे में हम लोग आज यहाँ पढ़ेंगे। The next is finally what form of government is democracy, और किस टाइप की जो गवर्नमेंट है वो एक डेमोक्रेसी को फॉर्म करती है या वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहलाती है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं हम आज इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम ये देखने वाले हैं कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में किस सेट तक क्लियर होंगे। और ऑब्वियसली हम लोग बहुत ही खूबसूरत से एग्जाम्पल लेने वाले। खूबसूरत इस वजह से क्योंकि वो एग्जाम्पल बहुत इंटरेस्टिंग है, कहीं ना कहीं हम उन्हें रिलेट कर पाएंगे, हम उन्हें समझ पाएंगे कि नहीं ये तो हमारे सामने ही हुआ है ना। तो यहाँ पर हम लोग उन्हीं चीजों के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आइए चलते हैं मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। मेजर डिसीजंस, अब सिंपल सी बात है, हमने जिसको चूज किया है वही हमारे लिए डिसीजन ले। For example, we got our father to take decision of ours till a certain time. तो हम लोग उनके डिसीजन को मान्य करते हैं या उनकी एज का आता जाता कोई भी इंसान हमारे लिए डिसीजन लेकर के चला जाता है, हम नहीं मानते हैं। सिंपल सी बात है, जब देश ने किसी कैंडिडेट को चूज किया है तो हमारे फेवर में जितने भी डिसीजंस हैं वो हम उस कैंडिडेट को देने का अधिकार दे देते हैं, वो स्ट्रेंथ, वो पावर हम दे देते हैं उस कैंडिडेट को कि वो हमारे लिए मेजर डिसीजंस ले। लेकिन अगर ये मेजर डिसीजन वो पर्सन नहीं लेता है जिसे हमने इलेक्ट किया है, तो क्या वो ट्रू डेमोक्रेसी है? नहीं, वो एक ट्रू डेमोक्रेसी नहीं होगी। तो डेमोक्रेसी का पहला पॉइंट आया कि द पर्सन हु हैज बीन चूजन हैज पावर टू टेक मेजर डिसीजंस। जो मेजर डिसीजंस हैं वो उसी के पास होने चाहिए जिसे हमने चूज किया है। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। बहुत बढ़िया एग्जांपल है हमारे पास, वो है किसका? पाकिस्तान का। आप पढ़ोगे कि पाकिस्तान में क्या हुआ। देखते हैं एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि सम ऑफ द कंट्री लाइक पाकिस्तान डू नॉट फॉलो दिस रूल। इन पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ ने क्या किया? मिलिट्री कूप कर दिया। क्यों मिलिट्री कूप कर दिया? और मिलिट्री कूप क्या होता है? एक्चुअली ही वाज द हेड ऑफ द आर्मी ओवर देयर। वो अपने आर्मी का हेड था, पूरी की पूरी आर्मी उसके अंडर में थी। दैट मींस द पावर वाज अंडर द परवेज मुशर्रफ। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने वहां की गवर्नमेंट के ऊपर आर्मी के थ्रू एक तरीके का अटैक किया अपने पार्लियामेंट के ऊपर, जिसको हम मिलिट्री कूप बोलते हैं, जहां सारी की सारी पावर्स जो होती है वो मिलिट्री अपने अंडर में ले लेती है। और वही उन्होंने यहां पर किया। और ये बात है अक्टूबर 1999 की, बहुत पुरानी बात नहीं है, 1999 की बात है, जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री कूप करा करके पूरी की पूरी पावर अपने पास ले ली। He overthrew the democratically elected government। जो डेमोक्रेटिकली इलेक्ट हुई थी गवर्नमेंट, जो प्रॉपर इलेक्शंस के बाद जो गवर्नमेंट बनी थी, उसको उसने ओवरथ्रू कर दिया, उसको हटा दिया वहां से, और अपने आप को उसने क्या बन गया? बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। और वो प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री बन गया। 2002 में क्या हुआ? He also held a referendum in the country to granted him a 5-year extension। और उसके बाद एक और टर्म आता है, that is called referendum। referendum का मतलब होता है इलेक्शंस, इलेक्शन। अब उसने इलेक्शन कर दिया, लेकिन ये इलेक्शन कैसे थे? ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं थे।
फ्री एंड फेयर इलेक्शंस बहुत जरूरी हैं, जिसके बारे में भी एक क्वेश्चन आता है, हम लोग पढ़ेंगे इसको डिटेल में कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस ना करवा के उसने वहां रेफरेंडम करा दिया, इलेक्शन करा दिया, ताकि उसे +5 इयर्स का एक्सटेंशन मिल जाए। लेकिन क्या ये वो एक्चुअली चाहता था कि इलेक्शन के बाद उसको चूज किया जाए, या उसने कोई और तरीका अपनाया? यहां पर हम लोग देखते हैं कि इसके लिए उसने क्या किया, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर पास कर दिया। क्या था ये लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर? The elections were held in the national and provincial assemblies and elected representatives were granted some powers, but the final power will resist with the परवेज मुशर्रफ। उन्होंने कहा कि हम पास कर रहे हैं लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, इसके ऊपर भी क्वेश्चन मिलता है, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। क्या है ये लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर? इसके तहत उन्होंने कहा था कि नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली में जो भी इलेक्शंस होंगे, जो भी इलेक्टेड मेंबर्स आएंगे, उनके पास कुछ पावर जरूर होगी, लेकिन जो फाइनल पावर होगी वो परवेज मुशर्रफ के पास ही रहेगी, वो किसी और के पास नहीं जाएगी। तो एक तरीके की यहाँ पे जो कहानी बन रही है वो क्या है कि इनके पास पूरी पावर होगी, और लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के तहत ये नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली से इलेक्टेड लीडर्स को हटा सकते हैं अपनी विल से, क्योंकि सबसे बड़ी पावर इनके पास है। कंपेयर करो हमारे देश से तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। हमारे देश में क्या है? हमारे देश में जो सबसे बड़ी पावर है वो है यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हम उसके बारे में देखते हैं तो उसके नीचे हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड एवरीवन कम्स अंडर दिस। बट हमारे पास जो रूल्स है, रिटन रूल्स जो हमारे पास लिखे हुए हैं, दैट इज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज अवर कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई भी नहीं है। यहां पर इन्होंने अपने आप को सबसे ऊपर कर लिया है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारे यहाँ पे चेक्स एंड बैलेंसेस टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, जहां एक ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, एक लेवल ऑफ द गवर्नमेंट दूसरे के ऊपर एक चेक एंड बैलेंस को मेंटेन करती है, जिससे किसी के पास भी इमेंस पावर नहीं आती है, अनकंट्रोल्ड पावर किसी एक के पास नहीं होती है। जबकि यहां पर परवेज मुशर्रफ ने क्या किया, अपने पास अनकंट्रोल्ड पावर ले ली, जिसके ऊपर कोई भी नहीं था। तो यहां पर एक तरीके की डेमोक्रेसी नहीं है, यहां पर क्या है, यहां पर डिक्टेटरशिप है डेमोक्रेसी के नाम पर। दिस इज अ डिस्गाइज्ड डेमोक्रेसी, राइट? तो यहां पर उन्होंने क्या किया, परवेज मुशर्रफ ने सारी पावर अपने ऊपर पास ले ली। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के तहत उन्होंने कहा कि नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली से जो भी पर्सन इलेक्ट होकर के आएगा उसको मैं हटा सकता हूं। उसने ये पावर अपने पास ले ली। इसके अलावा उन्होंने और क्या किया, hence we can conclude it was not a democratic country. The same thing happens in many dictatorship and monarchies. Thus we can conclude that in a democracy the final decision making power must rest with those elected by the people. तो यहाँ पे क्या हुआ, इनको तो इलेक्शन से कोई मतलब ही नहीं है। प्रोविंशियल और नेशनल असेंबली इन्होंने नाम मात्र के लिए इलेक्शन करा दिए ताकि लोगों को संतुष्टि हो जाए कि इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन इन्होंने देखा कि भाई नेशनल असेंबली से इलेक्टेड किए गए लीडर जो हैं वो कहीं ना कहीं इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे, तो इन्होंने ये ऑर्डर लगा करके इनकी इस पूरे इलेक्शन को डिसमिस कर दिया। और ये तब तक डिसमिस होते रहे जब तक कि इनके फेवर में रहने वाले लोग जो थे वो यहाँ पर इलेक्ट होकर पोजीशन पर ना आ जाए। इसके अलावा ये फ्री नहीं थे कोई भी डिसीजन लेने के लिए, इन्हें इलेक्ट जरूर किया गया लेकिन ये कोई भी डिसीजन लेने के लिए फ्री नहीं थे। अगर इनका डिसीजन परवेज मुशर्रफ जी को पसंद नहीं आता है तो वो इसको भी निरस्त कर देंगे, इसको भी इनवैलिड कर देंगे, जिसकी वजह से हमने इलेक्ट किए हुए पर्सन जो थे, जो हमारे इलेक्ट किए हुए पर्सन थे, उनके पास कोई पावर ही नहीं रह गई थी कि वो वहां की कंट्री के लिए, वहां के लोगों के लिए, वहां की आवाम के लिए किसी भी तरीके का डिसीजन ले सके। तो ये था पहला पॉइंट जो हमने पढ़ा कि डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होनी चाहिए, उस पर्सन के पास होनी चाहिए, उस कैंडिडेट के पास होनी चाहिए जिसे वहां की जनता ने चूज किया है और रूलर बनाया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज, अभी हमने बात की थी, दैट इज फ्री एंड फेयर इलेक्शंस।
as it has been told कि जो इलेक्शंस हैं वो कभी भी किसी के दबाव में आकर के नहीं देना चाहिए। एक इन्फ्लुएंस होता है कि भाई हाथ जोड़ करके हमारे दरवाजे पर आते हैं कि हम इस जनता के लिए, इस पर्टिकुलर लोगों के लिए ये काम करेंगे, और वो रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारी बातों को मानिए, हमारे ऊपर विश्वास करिए और हमें वोट करिए। लेकिन जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में होता है, जब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होंगे तो क्या होगा? लोगों को डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, उनको लालच दिया जाएगा और उस बेसिस पर उनसे वोट लिया जाएगा। तो ये कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है। आइए देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। जैसे चाइना में इलेक्शंस आर हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट। हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं, लेकिन वहां पे जो क्वांगू और रामिन दियाबिद हुई है, यानी कि जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है वहां पर, वो नेशनल पीपल्स कांग्रेस क्या करती है? उसने कहा है कि हर बार जो कैंडिडेट है वो उनकी ही पार्टी से खड़ा होगा। So before contesting election, a candidate needs the approval of the Chinese Communist Party. उन्होंने कहा है कोई भी कैंडिडेट चाइना में खड़ा होगा इलेक्शन में, उसको पहले चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की अप्रूवल की जरूरत होगी। कोई भी यहाँ पर आकर के सेवियर, कोई भी मसीहा नहीं बनेगा अपने आप से। So that is the thing. So what happens? The government is always formed by the Communist Party alternatively since independence. अब देखो वहां से क्या हुआ कि चाइना में हमेशा जो गवर्नमेंट बनती है या जो लीडर चूज होता है वो किसका चूज होगा? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का चूज होगा, और कोई तो पर्सन वहां कभी चूज ही नहीं हो पाएगा। तो क्या ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है? नहीं, दिस इज नॉट अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो चाइना में भी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं है। चलिए चलते हैं मैक्सिको की तरफ। मैक्सिको की तरफ जाते हैं तो 1930 में मैक्सिको जो था वो आजाद हुआ था एंड होल्ड्स इलेक्शन आफ्टर एवरी 6 years टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट। और हर 6 साल में मैक्सिको में इलेक्शन होते हैं ताकि वो अपने प्रेसिडेंट को वहां पर चूज कर सके। पर यहां होता क्या है? अंटिल 2000 तक, 1930 से लेकर के 1930 में आजाद हुआ था, और 1930 से लेकर के 30 साल तक 2000 तक क्या हुआ? सॉरी 30 साल नहीं, 1930 से लेकर 2000 तक होता क्या रहा है? एवरी इलेक्शन वाज वन बाय अ पार्टी कॉल्ड पीआरआई। पीआरआई नाम की जो पार्टी थी, हर बार इलेक्शन वही पार्टी जीतती रही है। हर बार इलेक्शंस जो थे वो इसी पार्टी ने जीते। और क्या कंडीशन था? शुड वी कंसीडर द इलेक्शन डिस्क्राइब्ड अबव एग्जांपल ऑफ पीपल सेलेक्टिंग द रूलर्स? नो। पीआरआई कैसे जीतती रही है? इन्होंने अपने यहाँ के टीचर्स, अपने यहाँ के गवर्नमेंट वर्कर्स, जो गवर्नमेंट में के अंदर गवर्नमेंट सर्विस पर्सन जो थे, उन सबको इन्फ्लुएंस किया कि आप, जैसे टीचर्स को इन्फ्लुएंस किया कि आप पेरेंट्स को इन्फ्लुएंस करें कि पेरेंट्स हमें वोट करें। उन्होंने सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स को वहां पे इन्फ्लुएंस किया, फोर्स किया कि वो सारे के सारे इसी पार्टी को वोट करें। तो इस वजह से 2000 तक, 1930 से लेकर के 2000 तक लगातार पीआरआई नाम की जो पार्टी है वहां पर वही जीते जाते, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी मैक्सिको में वही जीतती रही। So, democracy must be based on a free and fair election where those currently in power have a fair chance of losing. Simple सी बात है भाई। यहाँ पे क्या होता है? दो चीज है। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन है तो जो पावर में है, जो अभी सपोज इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है वो ए है, ठीक है, और दूसरी पार्टीज भी हैं बी, सी, डी, ई, ये भी वो मेंबर्स हैं जो कि क्या है? कैंडिडेट्स हैं और एक अच्छे प्रेसिडेंट बन सकते हैं। अगर इंडिया ने इस बार इस पर्सन को चूज करके प्राइम मिनिस्टर बनाया है तो क्या अगली बार इसको डर नहीं होना चाहिए कि ये अपने इलेक्शन लूज कर देगा और कोई और प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा? तो ये कब होगा? ये केवल फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में होगा। अगर हमारे इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं है, अगर वो इन्फ्लुएंस्ड है किसी पावरफुल इंसान की वजह से, किसी वेल्दी पर्सन की वजह से, तो यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हो पाएंगे। इन लोगों को कभी चांस नहीं मिलेगा कि ये लोग इस पोजीशन पर आ पाए, और ये बहुत फ्री रहेगा कि उसको तो उस पोजीशन से कोई हटा ही नहीं सकता, और इसका मतलब वो अपने मनमाने ढंग से काम करेगा, और ये होगा डिक्टेटरशिप, ना कि डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर इसके पास फ्री
एंड फेयर चांस होगा कि वो इलेक्शन लूज कर जाएगा, और इन सब के पास भी एक चांस होगा कि अगर ये अच्छे हैं तो ये इलेक्शन जीत सकते हैं। एक और आपकी चैप्टर में स्टार्टिंग में दिया है, हरियाणा के जो प्रेसिडेंट थे, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री थे, चीफ मिनिस्टर थे हरियाणा के, वो थे देवीलाल सिंह। देवीलाल सिंह जो हैं, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने लोगों के सामने गए, उन्होंने कहा कि भाई देखो ऐसा, इसके पहले कांग्रेस थी, 90s की बात है ये, उसके पहले कांग्रेस थी वहां की पावर में। वो जब कांग्रेस पावर में थी और इलेक्शंस हुए 90 के, तो उन्होंने क्या कहा, देवीलाल सिंह ने कहा कि अगर हरियाणा की जनता उनको वोट करेगी तो वो किसानों का जो लोन है वो माफ करवा देंगे। दैट वाज द एसेंस, वो उनका मकसद था कि वो ऐसा करा देंगे, और लोगों ने उनके ऊपर विश्वास किया, और विश्वास करने के बाद उस साल का इलेक्शन देवीलाल सिंह जी जीत गए। लेकिन 5 साल बाद जब दोबारा इलेक्शन हुआ तो वापस कांग्रेस की सरकार आ गई, जबकि इन्होंने किसानों का जो लोन था वो माफ भी कराया। लेकिन कुछ और भी ऐसी चीजें थी, या हम कह सकते हैं उसके बाद कांग्रेस ने अपने आप को फिर से स्ट्रेंथन किया, और उसने बोला कि नहीं, हम और भी चीजें करेंगे हरियाणा की जनता के लिए। और इसके बाद क्या हुआ, देवीलाल सिंह जी नेक्स्ट इलेक्शन में हार गए और वापस कांग्रेस के पास पावर आ गई। तो यहां पर क्या है, जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन है तभी ऐसा पॉसिबल है कि जो पर्सन पावर में है उसके पास भी फेयर चांस है हारने का, और जो पर्सन पावर में नहीं है उसके पास भी फेयर चांस है जीतने का। आइए चलते हैं आगे। आगे जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज पर पर्सन, हर एक पर्सन है ना, तो पर पर्सन, पर वोट एंड पर वैल्यू। इसमें भी हम कुछ बहुत बढ़िया से एग्जांपल्स अभी पढ़ने वाले हैं। यहां पर क्या है, डेमोक्रेसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है कि हर व्यक्ति के पास वोट देने का अधिकार हो, हर एक के वोट की एक वैल्यू हो। तो हमारे यहाँ पे एक एज लिमिट बनाई गई कि भाई 18 इयर्स के बाद एवरी कैंडिडेट हु इज होल्डिंग द इंडियन सिटीजनशिप इज एबल टू कास्ट देयर वोट्स, और वो वोट कास्ट कर सकते हैं। तो कुछ नॉर्म्स भी बनाए गए कि भाई मिनिमम 18 इयर्स के ऊपर होने चाहिए, 18 इयर्स एंड अबव उनको वोट देने का अधिकार है, प्लस दे शुड बी द सिटीजन ऑफ द कंट्री, वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की जनता की भलाई के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर ये रूल्स तो इसके ऊपर लागू हो गए, लेकिन ये चीज कहां पर लागू हुई और कहां पर नहीं हुई, या क्या डिफरेंसेस देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे एक बहुत सुंदर सा एग्जांपल दिया हुआ है, that there are many instances the denial of the equal rights, like in Saudi Arabia till 2015 सऊदी अरेबिया में women's को वोट देने का अधिकार नहीं था। So यहाँ पर भी डेमोक्रेसी नहीं हुई, because they are also the part of the nation। या हम लोग देखते हैं ट्रांसजेंडर्स जो थे हमारे देश में, उन लोगों को एक टाइम तक वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था, बट नाउ दे आर ऑल्सो हैविंग राइट टू वोट बिकॉज दे आर ऑल्सो समहाउ द सिटीजन ऑफ आवर ओन कंट्री। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि वुमेन को अगर वोट देने का अधिकार नहीं है तो वो वहां पर इस चीज को फॉलो नहीं करते, वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जिसको हम लोगों ने हमेशा से पढ़ा हुआ है वो उसको फॉलो नहीं करते हैं। दैट पर पर्सन पर वोट पर वैल्यू हैज टू बी वैलिडेटेड। नेक्स्ट वन दैट इज अब यहाँ पे एक और है, एक और कंट्री है जिसका नाम है एस्टोनिया, हैज मेड इट्स सिटीजनशिप रूल। एस्टोनिया ने अपने सिटीजनशिप का जो रूल था उसको कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया था कि रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट राइट टू वोट, कि वहां पे कुछ ऐसे पीपल थे जो कि रशिया से माइग्रेट होकर के आए हुए एस्टोनिया, लेकिन उनकी जो सिटीजनशिप थी वो क्लियर नहीं थी, या उसने अपनी सिटीजनशिप के रूल्स ऐसे बनाए थे कि वो जो रशिया से माइग्रेटेड पीपल थे somehow they are not able to cast their vote in Estonia। तो वहां पर भी नहीं है, चाहे माइनॉरिटी हो चाहे मेजॉरिटी हो चाहे जेंडर हो। फर्स्ट वाले में हमने अरेबिया वाले में पढ़ा दैट देयर इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन फॉर कास्टिंग देयर वोट्स, जहां पे वुमेन्स को राइट नहीं है। एस्टोनिया में हमने पढ़ा दैट देयर आर differences between the minority and majority, only the majority have rights to vote but minority has no right to vote। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। ट्रू डेमोक्रेसी क्यों है हमारे देश में? there is no gender bargaining
in our country that they cannot cast the votes. और सेम एज इट इज माइनॉरिटी हो या मेजॉरिटी हो, हमारे देश के अंदर सभी कोई वोट कास्ट कर सकता है। तो यहाँ पे हमने देखा। नेक्स्ट एक और कंट्री, छोटी सी कंट्री है जिसका नाम है फिजी। द इलेक्टोरल सिस्टम ऑफ सच दिस कंट्री दैट वोट्स ऑफ द इंडिजिनियस फिजी आर मोर वैल्यू देन दैट ऑफ द इंडियन फिजी। यहाँ पे दो फिजीज रहते थे। फिजी एक देश है, छोटा सा देश है। इस फिजी नाम के देश में एक तो थे जो नेटिव्स थे, जो वहीं पे रहते थे, वहीं पले बड़े थे, और दूसरे जो थे वो कहलाते थे इंडियन फिजी। somehow they have been migrated from Asia, तो वो इंडियन फिजी कहलाते थे। अब यहाँ पर जो उनकी कंट्री के अंदर जो डिफरेंस था वो कैसा था कि नेटिव्स ने जो वोट किया है उस वोट की तो एक वैल्यू होगी, लेकिन इंडियन नेटिव अगर वोट करेगा तो उस वोट की आधी वैल्यू होगी। गॉट इट? यानी कि अगर दो इंडियन जब वोट करेंगे, दो इंडियन फिजीज वोट करेंगे, तब जाके एक वोट काउंट होगा। जबकि यहां पर क्या है, उस एक पर्सन के वोट की पूरी वैल्यू बताएगी, वैलिडेटेड वैल्यू बताएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वैल्यू नहीं थी, वैल्यू डिफरेंशिएशन था कि नहीं था। तो यहाँ पर भी ट्रू डेमोक्रेसी नहीं है। एक ट्रू डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए, वन पर्सन पर वोट पर वैल्यू, है ना, या वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। लेकिन यहाँ पर वैल्यू डिफरेंशिएशन था। तो फिजी में इस तरीके का एग्जाम्पल हम देखते हैं। Definitely not a democratic government. The feature of democracy this highlights is that in a democracy, each adult citizen must have one vote, and in turn, each vote must have one value. और हर एक वोट की अपनी एक वैल्यू होनी जरूरी है। तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट था। याद करो, सबसे पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा, सबसे पहला पॉइंट हमने पढ़ा the person that whom we are elected should have power to take major decisions. उसके पास ये पावर होनी चाहिए कि वो मेजर डिसीजन ले सके। सेकेंड वन, उसके पास क्या होना चाहिए, द सेकेंड वन दैट द पर पर्सन पर वोट एंड पर वैल्यू, नो जेंडर डिफरेंशिएशन, नो मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी डिफरेंशिएशन, एंड नो वैल्यू डिफरेंशिएशन। द वैल्यू ऑफ द वोट शुड नॉट गेट डिफरेंशिएटेड अकॉर्डिंग टू द पीपल। तो इस तरीके की चीजें जो है वो आती हैं। तो हमारे जो सेकेंड हमने पॉइंट पढ़ा डेमोक्रेसी के अंदर वो ये था। थर्ड पॉइंट आता है द रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट ऑफ राइट्स। अब नेक्स्ट आपका क्या आता है, रूल ऑफ लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है रूल ऑफ लॉ, सॉरी रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट ऑफ राइट्स। रिस्पेक्ट ऑफ राइट्स। अब आप देखो कि राइट्स की बात की जा रही है। राइट्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हम लोगों ने पढ़ा है फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं ये जरा देख लो। हमने देखा कि हमारे पास कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे राइट टू वोट एक फंडामेंटल राइट है हमारे पास, देन राइट टू स्पीच, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये कुछ फंडामेंटल राइट्स है जो हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, छोटी क्लासेस में हमने पढ़े हुए। इन राइट्स को जो है रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए। कोई भी पर्सन हमारे देश के अंदर ऐसा नहीं है जो हमारे इन राइट्स से हमें दूर कर सके, वो हमारा थर्ड है। यानी कि यहाँ पर किसी भी तरीके से हमारा एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो सकता है। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर। जिम्बाब्वे अटेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम व्हाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980 and from then the country has been ruled by the party that is led by the struggle ZANU-PF. ZANU-PF वो पार्टी है, ZANU-PF वो पार्टी है जिसने उनको कहीं ना कहीं व्हाइट माइनॉरिटी के रूल से बचाया जिम्बाब्वे को। तो उसने उनको बचाया और तब से यही पार्टी वहां पर रूल करती आ रही है। कैसे रूल कर रही है, प्रेसिडेंट मुगाबे, इनके जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम क्या था, मुगाबे। इन मुगाबे साहब ने क्या किया उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो मुगाबे जी के बारे में बता रहे कि प्रेसिडेंट मुगाबे वाज पॉपुलर बट आल्सो यूज्ड अनफेयर प्रैक्टिसेस ऑफ इलेक्शन। वो क्या करते थे, अनफेयर प्रैक्टिस ऑफ इलेक्शन इस्तेमाल करते थे, यानी कि वो लॉजिकल चीजें या रूल से नहीं चलते थे, और वो फेमस तो थे ही। तो वो क्या करते थे, देयर वाज अ लॉ दैट लिमिटेड द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट। उन्होंने क्या किया, उन्होंने लॉ बनाया कि आप किसी भी तरीके से प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। आप नहीं बोल सकते कि हमारा प्रेसिडेंट जो है वो खराब है, वो हमारे हित में, हमारे फेवर में निर्णय नहीं लेता है, हमारे फेवर में डिसीजंस नहीं लेता है।
इसके साथ टेलीविजन, रेडियो, यानी पूरा का पूरा मीडिया जो था दैट हैज बीन कंट्रोल्ड बाय द मुगाबे। तो इससे क्या होगा, याद करिए हिटलर की कहानी, उसने भी यही किया था। क्या किया, उसने सारी टेलीविजन सब जगह अपना कंट्रोल कर लिया, यानी सब जगह केवल जो गुणगान हो रहा है वो किसका होगा, केवल मुगाबे जी का होगा। यानी मुगाबे को जो फेमस करते, जबरदस्ती फेमस किया जा रहा है, चाहे वो अच्छा रूल कर रहे हो या नहीं। तो उन्होंने पूरी मीडिया को अपने कंट्रोल में लेकर के रखा हुआ था। इसके अलावा there were independent newspapers but the government harassed those journalists who went against and so on। कुछ इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स थे जो उनके बारे में ऐसा छापते थे, उनके गलत धारणाओं के बारे में छापते थे, लेकिन उनके ऊपर भी कंट्रोल किया गया और कंट्रोल करके उनको भी दबा दिया गया, उनको हैरेस किया गया ताकि वो मुगाबे के बारे में ऐसी बातें ना छापें जिससे लोग भड़क जाए। Next one is that not a democratic government rules within limits set by constitutional law and citizen rights। तो democratic government rules within limits, जो हमारी democratic government है वो within limits काम करती है। अगर आप हमारे देश में देखें तो चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे कोई एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ही क्यों ना हो, कोई भी हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं है। हमारा देश का संविधान सबसे ऊपर है और उस संविधान के तहत एक प्रधानमंत्री के पास भी लिमिटेड पावर है, एक प्रेसिडेंट के पास भी लिमिटेड पावर है, किसी के पास भी अनकंट्रोल्ड पावर नहीं है जिससे कि वो लेटर ऑन कभी भी मौके का फायदा उठा करके पूरे के पूरे देश के ऊपर कब्जा कर ले। तो ऐसा नहीं है, हर एक को रूल या हर एक को चूज कह सकते हैं एक अलग वे से किया जाता है जिसमें लोगों की इंपॉर्टेंस है, यहाँ की जनता की इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट वन, दैट नॉट ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, यस, एंड देन हेंस वी कैन डिड्यूस दैट डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच, तो अब हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं कि डेमोक्रेटिक एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां सबसे पहला पॉइंट आता है रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजंस, जिन्हें हमने चूज किया है वो हमारे फेवर में हमारे लिए सारे डिसीजंस ले सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इलेक्शंस ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करंट रूलर्स। तो यहाँ पर एक फेयर अपॉर्चुनिटी डिवाइड की जाती है, फेयर अपॉर्चुनिटी मिलती है कि भाई जिसको चूज किया है वो भी आगे चल के अपना रूल, अपनी पावर खो देगा, और जिसे इस बार चूज नहीं किया है उसके अच्छे बर्ताव के कारण, उसके अच्छे एजेंडास के कारण, अच्छे गोल्स के कारण हो सकता है कि अगला लीडर वो बन जाए। थर्ड पॉइंट, दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस। और ये चॉइस जो है किसी को ज्यादा किसी को कम नहीं है, हर एक व्यक्ति चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, स्त्री हो, पुल्लिंग हो या कैसा भी व्यक्ति हो, वो व्यक्ति कभी भी अपने राइट्स को डिनाई नहीं कर सकता। उसके पास राइट है कि वो आकर के वोट कर सकता है। एक पर्सन की वोट की वैल्यू भी इक्वल है, इक्वल बेसिस पर उनको दिया गया, इक्वालिटी दी गई। नेक्स्ट इज द एक्सरसाइज of this choice leads to a government limited by basic rules of the constitution and citizen rights। इसके साथ ही साथ कुछ बेसिक रूल्स दिए गए, तो चाहे प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो, वो इन फंडामेंटल राइट्स को, इन रूल्स को बॉयकॉट नहीं कर सकता, इन्हें वो ब्रेक नहीं कर सकता किसी भी हालत में। तो हमारे पास हमारे राइट्स हैं और उन राइट्स के तहत हम इस देश में स्वतंत्रता से रह सकते हैं। लेकिन क्या एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आपको ये सारी चीजें अवेलेबल कराती है? बिल्कुल नहीं। ये सारी चीजें एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। ये केवल और केवल पॉसिबल है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, जहां पर जनता चूज करती है उनके ऊपर कौन रूल करेगा, और रूलर देखता है कि वो अपनी जनता की सेवा, अपनी जनता की भलाई के बारे में कैसे सोच सके। और अगर वो भलाई के बारे में नहीं सोचता तो उसको पता है कि जनता के पास वो पावर है कि आज तो मैं पावर में किसी तरह धोखा दे करके आ गया, नेक्स्ट टाइम मैं उस पावर को रीगेन नहीं कर पाऊंगा। द नेक्स्ट वन इज व्हाई डेमोक्रेसी। अब जो हमारा नेक्स्ट टाइम आएगा, जो नेक्स्ट सेशन आएगा, उसमें हम देखें, आज हमने पढ़ा कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या है, ट्रू डेमोक्रेसी क्या है,
एक डेमोक्रेटिक कंट्री हमें क्या प्रोवाइड करती है, एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री हमें क्या प्रोवाइड करती है। बहुत सारे हमने इसके एग्जाम्पल्स पढ़े, इन एग्जाम्पल्स को थॉरली अलग अलग सेक्शन में अपने दिमाग में जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा उन एग्जाम्पल्स के साथ उन आंसर्स को लिखने में जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज जितनी भी चीजें हमने बात करी है यहाँ पर, उन सभी से एक एक क्वेश्चन जरूर बनता है, और एग्जाम्पल्स के साथ अगर आप लोग अपने क्वेश्चंस के आंसर को लिखेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट गुड मार्क्स। तो चलते हैं, आज हम लोग अपना सेशन यहीं पर एंड करते हैं, और अपना नेक्स्ट सेशन हम लोग करेंगे विद द अनदर टॉपिक, द अनदर हाफ ऑफ द टॉपिक। आज हमने पढ़ा था व्हाट इज डेमोक्रेसी, और नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे व्हाई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की जरूरत क्यों। आई होप दिस सेशन वाज very interesting for you all as it was for me. So see you in the next session. Keep joining EduSwitch. Thank you.